एवरीवन, वेलकम टू फेमैटिक्स लर्निंग हब। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है हीट के बारे में, राइट? सो हियर इट इज। हीट एक्चुअली में है क्या, हम इस लेक्चर के दौरान देखेंगे एंड कुछ चीज़ें और भी डिस्कस करेंगे जो कि आगे लेक्चर में आएगा। तो शुरुआत करते हैं। आपने अपने घरों में डेफिनेटली फ्राइंग पैन या सॉस पैन का इस्तेमाल आप करते ही होंगे। जब आप सॉस पैन को या फ्राइंग पैन को रखते होंगे एक गैस बर्नर या स्टोव पे, तो ऑब्वियसली ये जो सॉस पैन है ये आपका गरम बन जाता होगा। दैट इज इट बिकम्स हॉट, राइट? जबकि उसका जो हैंडल है वो हीटेड नहीं होता या हॉट नहीं बनता। उसी तरह से अगर आप खाने को रख देते हैं फ्रीजर में ऑब्वियसली इनसाइड द फ्रीजर, सो क्या होता होगा, आपका खाना जो है वो ठंडा हो जाता होगा। ऑब्वियसली इट बिकम्स कोल्ड। तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? कहीं पे आपको हॉट ऑब्जेक्ट्स दिखने वाली हैं, कहीं पे आपको कोल्ड ऑब्जेक्ट्स दिखेंगी। तो इन दोनों चीज़ों में किस चीज़ का अंतर है? द डिफरेंस इज ऑफ हीट, राइट? तो ऑब्जेक्ट कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ओके, डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ कोल्डनेस, इसी का कुछ हम इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर की मदद से बताने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या हम हर चीज को टच करने पे बता सकते हैं कि वो चीज कितनी गर्म है, राइट? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस या बॉडी हीट है या कोल्ड है? तो ऑब्वियसली आप कहेंगे बाय सेंस ऑफ टच करके। क्या हमेशा ही हम टचिंग का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड वेदर द ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड, राइट? नो, क्यों नहीं? हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें पानी रखा हुआ है। आप इसको ऑब्वियसली आप हीट करोगे, आप इसको हीट प्रोवाइड करोगे, राइट? तो हीट प्रोवाइड करने पे ये पानी जो सॉसपैन में रखा हुआ है, इस कंटेनर पे रखा हुआ, काफी गर्म हो जाएगा। ओके, तो वाटर वेपर्स बनने लगेंगे। क्या आपके लिए पॉसिबल है, अगर आप इसका टेम्परेचर बताना चाहते हो कि भाई कितना ठंडा है या कितना गर्म है, इनफैक्ट कितना गर्म है, तो क्या आप उसको टच करके बताओगे? नहीं, आप टचिंग का इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, अदरवाइज आपकी स्किन जल जाएगी। तो ऑब्वियसली हर केस में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। सो वी कैन नॉट यूज दिस मेथड ऑफ touching here. Touching cannot be used over here, okay? By sense we cannot sense it directly. तो हमें किस चीज का इस्तेमाल करना होगा? क्या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम इसका टेम्परेचर बता सके, हम बता सके कि ये चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है? Yes, there is an instrument or device जिसे हम कहते हैं थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर की हेल्प से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। सो डिवाइस इज थर्मोमीटर। ओके, तो आपको ये डेफिनेटली समझ में आ ही चुका होगा। तो टेम्परेचर है क्या, ये है हमारा अगला टॉपिक, राइट? सो टेम्परेचर बेसिकली बताता है कि आपका कौन सा ऑब्जेक्ट कितना ठंडा या कितना गर्म है, राइट? सो इट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ओके, तो मेजर करता है कि वो जो पर्टिकुलर चीज है, कोई भी आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसकी टेम्परेचर क्या है, कितना वो हॉट है, कितना वो कोल्ड है। ओके, हॉटनेस एंड कोल्डनेस को सिंपली मेजर करता है। ओके, तो हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मोमीटर्स को ऑब्वियसली। तो वी मेक यूज ऑफ योर थर्मोमीटर्स, that is the device which is used, or the instrument, it is your thermometers. Okay, now thermometers device है, and there are two kinds of thermometers जो कि general category है। एक होता है आपका laboratory thermometer, एक होता है आपका clinical thermometer. Okay, so I have two kinds, that is you have laboratory thermometer, या आपका हो सकता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर।
नाउ टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो कॉमन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं वो होती है डिग्री सेल्सियस. सो द कॉमन यूनिट विच इज यूज्ड is your degree Celsius. Okay, so it is read it as Celsius. ये कॉमन यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. अदरवाइज टेम्परेचर आपका फ़ारेनहाइट में भी डेफिनेटली हो सकता है, बट यहाँ पे हम सेल्सियस के बारे में ही बात करेंगे. नाउ जैसे कि मैंने कहा कि आपके दो तरीके के होते हैं थर्मोमीटर्स. एक है लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ना लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. जबकि क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, इन फैक्ट ह्यूमन बॉडी. राइट, तो इसका इस्तेमाल यहाँ किया जाता है. ना जैसे कि यहाँ पे लेबोरेटरी है तो इसका इस्तेमाल जो होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर का बेसिकली लैब्स में होता है. राइट, सो लैब्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है. जो भी वेरियस केमिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, उनका बेसिकली टेम्परेचर नापने के लिए, मेजर करने के लिए लेबोरेटरी थर्मामीटर का ही इस्तेमाल किया जाता है. दैट इज व्हाई द नेम इज लेबोरेटरी थर्मामीटर. ओके, तो बेसिकली जो आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो रेंज होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. पहले मैं बात करूंगी योर क्लिनिकल थर्मामीटर. तो आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ये है क्लिनिकल थर्मामीटर का. तो लेट मी एक्सप्लेन यू किस तरह से ये इसका पूरा है. आप देख सकते हो ये एक पूरी थर्मामीटर जिसमें आप स्केल्स दिख रहे होंगे, आपको डिविजन्स दिख रहे होंगे अलग अलग. ये अलग अलग जो है डिविजन्स हैं. ओके, तो एक डिविजन जो है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे दिखाता है. क्योंकि क्लिनिकल थर्मामीटर है तो इसकी जो रेंज होती है दैट इज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. सो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है रेंज क्लिनिकल थर्मामीटर का. मैं बता दूं कि क्लिनिकल थर्मामीटर का रेंज इस वजह इतना ही क्यों होता है, क्योंकि जनरली जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो वैरी करता है 35 से 42 के बीच. तो इस वजह से इस थर्मामीटर को इस तरह से बनाया गया है कि इसका रेंज भी रहे 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ग्लास बल्ब है. ओके, ये ग्लास बल्ब है. इस ग्लास बल्ब में एक्चुअली आपका होता है मर्क्यूरी. इस ग्लास बल्ब के अंदर होता है आपका मर्क्यूरी. सो इट हैज गॉट अ मर्क्यूरी इन इट. नाउ ओके, नाउ मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि मर्क्यूरी एक ऐसा एलिमेंट है जिसको हीट मिलने पे वो एक्सपैंड कर सकता है. सो अगर आप मर्क्यूरी को डेफिनेटली अगर आप हीट प्रोवाइड करोगे तो मर्क्यूरी एक्चुअली आपका एक्सपैंड करेगा. इट एक्सपैंड्स. राइट, तो यहां पे ये है मर्क्यूरी विद इन दिस ग्लास बल्ब. राइट, तो व्हाट यू डू, आप इसी पार्ट को ऑब्वियसली यू आप सपोजिंगली आपको अपने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है या किसी पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है, तो ऑब्वियसली आप इस बल्ब को जो है अपने टंग के नीचे रखोगे, इस सेक्शन को, इस पार्ट को. व्हाट रियली हैपेंस, जैसे ही आप ये पार्ट जो है अपने मुंह के अंदर डालोगे अंडर योर टंग, होगा क्या, इसमें जो मर्क्यूरी है उसको आपकी बॉडी से हीट मिलेगा जिस वजह से अब वो एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा. ओके, तो एक्सपेंशन की वजह से वो राइज करना शुरू करेगा, वो राइज करना शुरू करेगा. ओके, सो व्हेन द मर्क्यूरी हियर विल गेट द हीट आउट फ्रॉम योर बॉडी, इट विल ट्राई टू एक्सपैंड एंड एक्सपेंशन की वजह से क्योंकि इसके वॉल्स जो है वो रेस्ट्रिक्टेड हैं तो इट विल नाउ राइज, इट विल स्टार्ट राइजिंग. अब वो इस डायरेक्शन में विद इन दी थर्मोमीटर ट्यूब, विद इन दिस थर्मोमीटर ट्यूब और ग्लास ट्यूब वो राइज करेगा. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक किंक लगा हुआ है, मतलब एक तरीके का कंस्ट्रिक्शन है, ताकि जैसे ही आपका मर्क्यूरी जो है, मान लीजिए अगर ये यहाँ पे पहुंचता है, थर्मोमेट्रिक बल्ब में से मर्क्यूरी आके मान लीजिए अगर यहाँ पे पहुंचता है कहीं पे, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका मर्क्यूरी पहुंच गया, जैसे अपने मुंह में रखा था थर्मोमीटर बल्ब को. सो व्हाट विल हैपन कि ताकि इस मर्क्यूरी का बैक फ्लो ना हो जाए, उसको रोकने के लिए किंक का इस्तेमाल किया जाता है. एक तरीके का कॉन्स्ट्रिक्शन, एक तरीके की बाधा दी जाती है. यहाँ पे आप एक हर्डल देख रहे होंगे थोड़ा सा उठा हुआ है, तो किंक इज जस्ट टू प्रिवेंट द बैक फ्लो,
क्योंकि अगर जैसे ही थर्मोमीटर को आप मुंह से निकालोगे तुरंत अगर बैक फ्लो हो जाता है तो इट विल बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू कि आप टेम्परेचर पता कर सको। ओके तो जहां पे भी आपका मर्करी आके रुकता है उस पॉइंट में, मान लीजिए अगर यहाँ पे 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है तो द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी विल बी 37 डिग्री सेल्सियस। ओके तो ऑब्वियसली आई राइट इट हियर, किंक इज यूज्ड टू प्रिवेंट द बैकफ्लो व्हाट ऑफ मर्करी, मर्करी के बैकफ्लो को रोकने के लिए किंक का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ये जो है थोड़ी देर के लिए यहाँ रुका रहे, बैकफ्लो ना करे और आप एकदम हॉरिजॉन्टली थर्मामीटर को प्लेस करके रीडिंग सिंपली आप बता सको कितना है। ये 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, सो यू नीड टू रिमेंबर दिस। ओके सो इस तरह से आपका कुछ जो है ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का रिप्रेजेंटेशन है। यहाँ पे जहां कहीं भी मर्करी आपका आके रुकेगा वहां पे आप उस पॉइंट पे कौन सा डिवीजन है आप उसको सिंपली देख के बता सकते हो। तो आई होप आपको डेफिनेटली ये क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में तो समझ में आ ही गया होगा। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दो तरीके के थर्मामीटर्स के बारे में, एक था आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड द अनदर वन वाज क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल हम करेंगे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, बट अब हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर की। इसका इस्तेमाल किया जाता है ऑब्जेक्ट्स के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। कुछ इस तरह के का ही होता है, इसमें भी आपके डिविजन्स बने हुए होते हैं, बट इसका जो रेंज होता है वो डिफरेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू योर क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में हमने रेंज देखा था 35 से लेके 42 डिग्री सेल्सियस का, बट अगर हम बात करें आपके लेबोरेटरी थर्मामीटर की, इसका रेंज जो हो जाएगा वो डिफरेंट होगा। इसका रेंज आपका होगा -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो कुछ इस तरह से आपका ये रेंज रहेगा। ओके सो डिविजन्स जो है वही हैं, उस तरह से डिवाइड किया गया है। यहाँ पे एक ग्लास बल्ब रखा हुआ है जिसमें ऑब्वियसली देयर इज अ मर्करी। ओके तो जैसे आप ऑब्जेक्ट में डालोगे या किसी भी लिक्विड वगैरह में आप डालते हो तो सिंपली जो है उसका मेजर जो है टेम्परेचर का, ये थर्मामीटर जहाँ पे भी आपका ये मर्करी बल्ब पहुंचेगा वहां पे आप डायरेक्टली बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर जगह पे टेम्परेचर क्या है। तो बहुत इजी है इसका इस्तेमाल करना। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मर्करी आपका इस्तेमाल किया जाता है वो काफी पॉइजनस या टॉक्सिक मटेरियल होता है, राइट। तो ऑब्वियसली सेफ्टी मेजर्स के लिए, क्योंकि मर्करी जो है वो आपका जो है काफी ज्यादा पॉइजनस है एंड जिस वजह से इसको डिस्पोज ऑफ करना, लाइक मर्करी को अगर हम डिस्पोज करना चाहे तो काफी ज्यादा जो है डिफिकल्टी आती है इसको डिस्पोज करने के लिए, एंड ऑल्सो इट इज वेरी वेरी टॉक्सिक इन नेचर, राइट। अगर आप थर्मोमीटर को सपोजिंगली कभी यू केप्ट इट अंडर द सन और यू टेक इट नियर टू अ फ्लेम, फायर के करीब भी अगर आप थर्मोमीटर को ले जाते हो सकता है इट में ब्रेक डाउन, वो ब्रेक करेगा तो ऑब्वियसली द मर्करी में कम आउट एंड इट इज ऑब्वियसली टॉक्सिक थिंग, राइट। सो इन ऑर्डर टू अवॉइड ऑल दिस थिंग्स जो है सेफ्टी मेजर्स लिए गए हैं। तो आजकल जो इस्तेमाल किया जाता है वो है आपके डिजिटल थर्मामीटर्स का। डिजिटल थर्मामीटर में है कि इसमें जो है मर्करी का इस्तेमाल जो है नहीं होता है और उसमें सिंपली थर्मामीटर जो रहता है, आपका जो थर्मामीटर रहता है उसमें एक स्क्रीन बनी होती है। जैसे ही आप जो है थर्मामीटर को लाइक यू पुट इट अंडर योर टंग, सिंपली यहाँ पे जो भी आपका टेम्परेचर होगा, इफ इट इज सपोज 37 डिग्री सेल्सियस जो भी है वो डायरेक्टली यहाँ पे शो हो जाएगा। तो काफी ज्यादा इजी है इस डिजिटल थर्मामीटर्स का आजकल यूज करने में और काफी इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। एक स्पेशल तरीके का भी थर्मामीटर है जिसका इस्तेमाल किया जाता है वेदर रिपोर्ट देने के लिए कि भाई पर्टिकुलर डे में टेम्परेचर कितना रहा, तो उसको हम कहते हैं मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर। सो मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स जो है वो स्पेशल थर्मामीटर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इन ऑर्डर टू गिव द वेदर रिपोर्ट। ओके वेदर रिपोर्ट में जैसे पर्टिकुलर डे में आपका जो था वो टेम्परेचर जो है कितना रहा है, इससे हम डायरेक्टली दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप वेदर रिपोर्ट तो देखते ही होंगे, तो उसमें जो है फाइंड आउट करने के लिए इट इज वेरी इजी टू यूज दीज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर्स विच आर बेसिकली योर स्पेशल थर्मामीटर। तो आई होप आपको ये चीज डेफिनेटली समझ में तो आ ही चुकी होगी।
अब हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। हीट किस तरह से ट्रांसफर हो सकती है, तो चलिए देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब होता है फ्लो ऑफ द हीट, राइट। सो इट इज बेसिकली अबाउट द फ्लो ऑफ द हीट। किस तरह से हीट फ्लो कर सकती है। हीट फ्लो तभी कर सकता है जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, राइट। तो फॉर द फ्लो ऑफ द हीट यू नीड टू हैव टेम्परेचर डिफरेंस। मान लीजिए आपका ये कोई रीजन है यहाँ पे, राइट। ये कोई मान लीजिए कोई रीजन है, ये वाला पार्ट जो है आपका काफी हॉट है, या हम कह सकते हैं ये वाला पार्ट आपका हाई टेम्परेचर पे है, राइट। और ये वाला पार्ट मान लीजिए ये कोल्ड है, या हम कह सकते हैं लो टेम्परेचर पे है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका एक पार्ट हाई टेम्परेचर या हॉट है, दूसरा कोल्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेम्परेचर का डिफरेंस जरूरी आएगा। सो जहाँ पे मुझे टेम्परेचर का डिफरेंस दिखेगा वहां पे क्या होगा, फ्लो ऑफ द हीट। तो ऑब्वियसली हीट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो इस डायरेक्शन में एक्चुअली आपकी हीट फ्लो करेगी। सो दिस इज द हीट फ्लो डायरेक्शन। सो द हीट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो जरूरी है आपको ये याद रखना, टेम्परेचर डिफरेंस होना काफी जरूरी है। 3 तरीके होते हैं जिस वजह से आपका जो हीट है ट्रांसफर हो सकता है। आइए देखते हैं वो कौन कौन से तरीके हैं। पहला आपका है कंडक्शन, राइट। सो पहले हम बात करेंगे कंडक्शन के बारे में, फिर कन्वेक्शन, फिर रेडिएशन के बारे में। कंडक्शन जो है वो केवल जो है सॉलिड्स में हो सकता है। सॉलिड मटेरियल, कोई हार्ड सब्सटेंस हो, रिजिड सब्सटेंस हो या मटेरियल हो, उन्हीं में ये पॉसिबल है। ओके, तो मान लीजिए सिंपल सी अगर मैं एक्टिविटी लेके देखूं तो लेट अस सी किस तरह से हम जो है उस एक्टिविटी को करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए आप एक रॉड ले लीजिए, टेक अ रॉड। ये एक आपका रॉड है, ओके। ये 2 एंड्स हैं रॉड के। आप इस वाले एंड को हीट करिए, इस वाले एंड को हीट करिए, या गैस स्टोव के ऊपर या बर्नर के ऊपर रख दीजिए। तो ऑब्वियसली ये वाला जो एंड है आपका जो है वो जो है एक्चुअली आपका हॉट हो जाएगा, ठीक है। ये एक सॉलिड चीज है, ओके। तो मेनली कंडक्शन हम देख रहे हैं यहाँ पे। मेनली बेसिकली ये जो रॉड हमने यूज किया है ये एक्चुअली आयरन का रॉड है। मान लीजिए आयरन का रॉड है, मेटल है, तो मेटल के बारे में ही हम बात करें जिसमें कंडक्शन पॉसिबल है। ओके, तो ये आयरन का रॉड है। तो यहाँ पे मैंने इस एंड को हीट किया है, और आप इस एंड को जो है सिंपली अपने हाथों से टच करके रखिए। जैसे शुरुआत में आपको कुछ फील नहीं होगा, कुछ टाइम बाद आप ये देखेंगे कि ये एंड तो पहले से ये हीट हो ही रहा था। कुछ देर बाद आपको, जब आपने ये पकड़ा होगा ये वाला एंड, जब आपने इस वाले एंड को टच करके रखा होगा, तो आपको ये वाला पोर्शन भी गर्म होता हुआ दिखेगा। ओके, तो ये वाला पोर्शन भी फाइनली गर्म होता हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हो हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, जिस वजह से ये पोर्शन भी फाइनली आपका हीट हो जाएगा। इट विल फाइनली गेट हीटेड, फाइनली हीट हो। इसका मतलब आपका हीट जो था उसने ट्रैवल किया यहां से वहां तक, ओके। इस डायरेक्शन में हीट ने ट्रैवल किया फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो ये जो मैंने सॉलिड के बारे में बात की, सॉलिड मटेरियल्स के बारे में जब हम बात करेंगे, हीट बेसिकली हुआ किस तरह से है मैं आपको बताती हूँ। जब आपने यहाँ पे हीट प्रोवाइड करी तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल था, या एटम हम ले सकते हैं, एटम जो है सबसे फंडामेंटल यूनिट होता है ऑफ एनी सब्सटेंस, या ओके। तो यहाँ का जो एटम है वो वाइब्रेट करना शुरू करेगा, हिलना शुरू करेगा। जैसे वो वाइब्रेट करेगा, क्योंकि सॉलिड में जो होते हैं सारे जो एटम्स होते हैं वो काफी करीब होते हैं एक दूसरे के, आप देख सकते हो काफी करीब होते हैं, दोनों में गैप नहीं होता। तो होगा क्या, जैसे ही ये वाला आपका वाइब्रेट करना शुरू करेगा, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा दूसरे वाले को, फिर दूसरा वाइब्रेट करना शुरू करेगा, दूसरा वाला एक्चुअली हीट एनर्जी को ट्रांसफर करेगा तीसरे बारे में, तीसरा चौथे को करेगा, चौथा जो है पांचवे को करेगा। इस तरह से आखिरी वाले मॉलिक्यूल तक फाइनली जो है हीट पहुंच जाएगी, ओके। तो यहां से फाइनली हीट पहुंच जाएगी आखिरी वाली मॉलिक्यूल तक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है अपनी जगह ही रहेगा, सिंपली वो वाइब्रेट करेगा, अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। तो इसी वजह से पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट करेंगे हीट प्रोवाइड करने पे एट देयर ओन पोजीशन। मूवमेंट नहीं होगा यहाँ पे पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह,
बस वो एक दूसरे को ट्रांसफर, अपनी जगह रहते हुए ट्रांसफर करेंगे हीट को। ओके तो अगर मैं अब बात करूं ट्रांसफर ऑफ हीट किस तरह से होगा, फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द सॉलिड। ओके ना अब बात करते हैं कन्वेक्शन के बारे में। कन्वेक्शन बेसिकली आपका होता है लिक्विड्स और गैसेस में, ये सॉलिड में पॉसिबल नहीं होता है। ओके तो यहाँ पे हीट का फ्लो होगा फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ द लिक्विड के हॉटर पार्ट से या गैस के हॉटर पार्ट से टू इट्स कोल्डर पार्ट। ओके तो एक सिंपल सा अगर मैं इसी तरह से कोई दूसरा एक एग्जाम्पल लूँ कन्वेक्शन के केस में। ओके मान लीजिए जो है ये आपका कंटेनर है, ये आपका एक कंटेनर है और मैंने इस कंटेनर को सिंपली जो है गैस स्टोव के ऊपर रखा है, जिस वजह से ये हीट हो रहा है। आपने यहाँ से जो है हीट प्रोवाइड करी और इसमें पानी रखा हुआ है। तो होगा क्या, जैसे ही इस इंडक्शन से या लाइक यहाँ पे जो हीट मिलेगी इस लिक्विड को, तो ये गर्म होना शुरू करेगा। सबसे पहले क्या प्रोसेस होगा, जो गैस जो हीट के करीब वाला पोर्शन है, एकदम लोअर बॉटम वाला पोर्शन, यहाँ का जो पानी है वो पहले हीट होगा। हीट होने के बाद यहाँ का जो है अब वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा। ओके सो इट विल स्टार्ट टू राइज अप। ये पानी जो है गर्म होने के बाद इट विल स्टार्ट टू राइज अप। जैसे ही ये राइज अप करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो साइड वेज से जो साइड वेज में कोल्डर वाटर प्रेजेंट है, क्योंकि अभी ये सिर्फ लोअर बॉटम जो है वो गर्म हुआ है। तो साइड वेज से फाइनली क्या होगा, आपका जो इसके कंपैरेटिवली जो ठंडा पानी था अब वो इसकी जगह ले लेगा। तो फाइनली यहाँ पे ये राइज कर गया वाटर इस तरह से यहाँ पे, और जो है मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा है। इनफैक्ट राइज कौन कर रहा है, मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। तो लोअर बॉटम पहले गर्म हुआ था, जिस वजह से अब ये मॉलिक्यूल्स राइज करेंगे। जैसे ही ये राइज कर जाएंगे, साइडवेज से जो मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के, वो अब इसकी जगह ले लेंगे। फिर ये गर्म होंगे, फिर ये राइज करेंगे। जब वो राइज करेंगे तो फिर अगेन साइडवेज से फिर नए मॉलिक्यूल्स आएंगे, फिर वो बॉटम पे आएंगे, फिर वो गर्म होंगे और ये ऊपर की तरफ राइज कर जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरह से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा पानी इस वेसल में या इस कंटेनर में जो प्रेजेंट है वो पूरी तरह गर्म ना हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है, जो कि पॉसिबल है आपके लिक्विड और गैसेस में ही। तो दैट इज वाई कन्वेक्शन ही पॉसिबल है आपके लिक्विड्स और गैसेस में, कंडक्शन नहीं पॉसिबल होगा लिक्विड्स या गैसेस में, या हम कह सकते हैं फ्लूइड्स में। कॉमन वर्ड अगर हम यूज करें लिक्विड और गैसेस के लिए, दैट इज फ्लूइड। ओके सो दैट इज वाई हाफ यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे पार्टिकल्स का मूवमेंट जरूर होगा। ओके नाउ वाटर या एयर जो है, ये दोनों ही जो हैं ये बैड कंडक्टर हैं। ये इस बैड कंडक्टर है, तो इनमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें जो मेनली ट्रांसफर ऑफ हीट होगा वो ऑब्वियसली कन्वेक्शन के थ्रू ही होगा, कन्वेक्शन के थ्रू, क्योंकि वाटर इज अ लिक्विड एंड इफ यू हैव एयर, एयर इज अ गैस। सो इट इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस टॉपिक। तीसरा जो टॉपिक है वो है आपका रेडिएशन। ओके तो रेडिएशन में बेसिकली अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूँ, तो ऑब्वियसली हमारे अर्थ को, हमारी पृथ्वी को लाइट जो मिलती है ऑब्वियसली वो सन के थ्रू मिलती है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो फाइनली जो हीट रेज जो आती हैं यहाँ पे, अगर मैं बनाना चाहूँ तो सपोजिंगली दिस इज योर अर्थ हियर एंड ऑब्वियसली यहाँ पे बड़ा सा आपका एक सन है, जिसके थ्रू जो है सनलाइट जो है आपके अर्थ पे पहुंच रही है। नाउ यहाँ से यहाँ आने में आपको पता ही होगा यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ये खाली जगह है, ये स्पेस है, या हम कह सकते हैं ये वैक्यूम है। ओके सो देयर इज नो मीडियम हियर, यहाँ पे कोई मीडियम नहीं है, ये सिंपली वैक्यूम है, ये सिंपली वैक्यूम है। यहाँ पे ना एयर है ना कोई और मीडियम प्रेजेंट है, इट इज वैक्यूम। ओके तो इस तरह से हम इस चीज को कहेंगे रेडिएशंस, राइट। सो रेडिएशन जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट है, जैसे यहाँ पे सन रेज आ रही हैं और ऑब्वियसली हमारे अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है। सो रेडिएशन के केस में किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आई होप आपको कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन तो डेफिनेटली क्लियरली समझ में आ ही चुकी होगी। तो अब हम बात करेंगे बेसिकली आपके दो तरीके के ब्रीज के बारे में, जो कि है सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ब्रीज जो होती है वो एक जेंटल सी हवा होती है, जो ऑब्वियसली आपको बारिशों के दिनों में या अगर आप किसी सी बीच पे जाएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आपको फील होगी एंड इट्स रियली रियली प्लीजिंग। तो चलिए बात करते हैं लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में। पहला हम लेंगे टॉपिक सी ब्रीज के बारे में। सी ब्रीज क्या होता है, वो एक्चुअली ड्यूरिंग द डे, ये दिन में आकर होता है। तो लेट मी
एक्सप्लेन यू विद अ सिंपल एग्जांपल। अगर मान लीजिए यहाँ पे सिंपली जो है आपका ये लैंड है, ओके, ये मान लीजिए आपका लैंड पोर्शन है, दिस इज द लैंड पोर्शन, ओके, एंड यहाँ पे आपका जो फाइनली बाकी का पोर्शन है वो सी है। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस इज दैट ड्यूरिंग द डे जो आपका लैंड होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, ओके, सो इट हीट्स अप फास्टर। पानी के कंपैरिजन में आपका जो लैंड होता है वो काफी ज्यादा आपका गर्म हो जाता है, जिस वजह से लैंड के ऊपर की जो हवा होती है, लैंड के ऊपर की जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, क्योंकि लैंड गर्म हो चुका है। अब ये जो हवा है वो वार्म हो जाएगी, ऑब्वियसली दिस एयर विल बिकम वार्म, और वार्म होने की वजह से अब वो ऊपर की तरफ राइज करना शुरू करेगी। तो हमें ये पता है कि जब एयर गर्म हो जाती है उसका जो वेट है वो काफी लाइट हो जाता है, सो लाइट एयर ऑलवेज राइजेज अप, ओके। तो लैंड के गर्म होने की वजह से उसके ऊपर की एयर गर्म हो जाएगी, जिस वजह से जो है आपका एयर जो है ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इट विल राइज अप, ओके। नाउ व्हेन इट विल राइज अप, उससे क्या होगा, जो यहाँ पे जो सी था, राइट, यहाँ पे जो सी का पोर्शन था, यहाँ पे जो सी का पोर्शन था, राइट, दिस इज योर सी पोर्शन। तो सी से क्या होगा, आपकी जो जैसे ये ऊपर चला जाएगा ये वार्म एयर अबव द लैंड, तो आपके सी के ऊपर जो हवा है, तो वहां से जो एयर है वो मूव करने लगेगा इस जगह पे। एयर जब ऊपर मूव करके लाइक इट विल राइज अप, तो यहाँ पे जो है इसका ये जो प्लेस है जो ऑलरेडी एयर जा चुका है, तो अब ये जो है सी के ऊपर की जो हवा थी, क्योंकि वो ठंडी थी, तो अब वो जो एयर है वो यहाँ पे जगह ले लेगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है ब्रीज का, ओके, एयर का मूवमेंट ऑफ द ब्रीज कहां से हो रहा है, सी टू लैंड, सी टू लैंड। सो सी टू लैंड जब आपका होगा टू टेक इट्स प्लेस, तो हम उसको बोलेंगे सी ब्रीज, ओके। सो वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा जो आता है वो होता है आपका लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज बेसिकली जो होता है वो आपका दिन में होता है, सॉरी ड्यूरिंग द नाइट इट अकर्स, ओके। ये जस्ट रिवर्स है सी ब्रीज का, ओके। सो आई हैव अ लैंड हियर, दिस इज द लैंड हियर, एंड दिस इज योर सी। ऑब्वियसली ये अकर करता है ड्यूरिंग द नाइट, हियर इट इज। रात में क्या होता है, आपका वाटर जो है वो कूल करता है स्लोली, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका जो सी है, ये जो वाटर पोर्शन है, इसके ये थोड़ा ड्यूरिंग द नाइट इसका जो लाइक कूलिंग डाउन होगा वाटर का इन द सी, इट विल बी वेरी वेरी स्लो। तो ऑब्वियसली लैंड जो है सी के लाइक वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा रात को, जो कि सी ब्रीज में हमने क्या देखा था, रिवर्स था। ड्यूरिंग द डे लैंड जल्दी ज्यादा गर्म हो जाता था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात में आपका लैंड जल्दी ठंडा हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू सी, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि सी जो है लैंड के रेस्पेक्ट में गर्म है, तो इसके ऊपर की जो हवा है, एयर जो है वो अब राइज करेगी, इट विल राइज अप, क्योंकि वार्म थी, वार्म एयर राइजेज अप, ओके। सो इट विल राइज अप। अब यहाँ पे जो पोर्शन बचेगा, जो खाली जगह बचेगी, तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये जो जगह थी जहां पे एयर जो है अब सी के ऊपर से चली गई है, तो यहाँ से लैंड के ऊपर की जो हवा है वो यहाँ से होते हुए इस प्लेस को ले लेगी, इट विल टेक द प्लेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रीज एयर का जो मूवमेंट हो रहा है वो लैंड टू सी है, और ये ड्यूरिंग द नाइट हो रहा है, ओके। सो लैंड टू सी होने पे हम उसको कहेंगे लैंड ब्रीज, ओके। सो आई होप ये आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इजी टॉपिक इट इज टू अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम बात करेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। तो मैं आपको बता दूं, सो देयर आर टू थिंग्स, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, ओके। तो अगर हम कंडक्टर्स की बात करें, कंडक्टर्स जो होते हैं ये बेसिकली अलाउ करते हैं फॉर द हीट टू फ्लो वेरी इजीली। तो कंडक्टर्स में आपका जो फ्लो होता है ऑफ हीट वो काफी आसानी से हो जाता है, ओके। कोई रुकावट नहीं आती कंडक्टर में, जो है इजीली हीट फ्लो कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपका मेटल हो गया, आपका मेटल कोई भी हो सकता है, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ अ मेटल, जैसे आपने ले लिया कॉपर ले लिया, ओके, एल्यूमिनियम ले लिया। तो ये जो मेटल्स होते हैं बेसिकली ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट को जो है इजीली फ्लो कराने की इजाजत देते हैं। बट उसी तरफ अगर मैं बात करूं इंसुलेटर्स की,
इंसुलेटर्स वो मटेरियल्स होते हैं जो हीट को फ्लो नहीं करने देते, दे डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ हीट। तो फ्लो ऑफ हीट को अलाउ नहीं करते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आपका ग्लास हो गया, थोड़ा बहुत हो सकता है हीट का फ्लो, क्योंकि ऑब्वियसली नथिंग इज सो आइडियल, तो प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा बहुत हो सकता है, बट जनरली ये अलाउ नहीं करेंगे। जैसे आपका ग्लास हो गया, ओके, या आपका रबर हो गया, ओके, या आपका मान लीजिए वुड हो गया, लकड़ी, ओके। तो ये जो मटेरियल्स हैं ये आते हैं आपके इंसुलेटर्स की कैटेगरी में। ये हीट को अलाउ नहीं करेंगे, जबकि कंडक्टर्स जो हैं वो इजीली जो है हीट को अलाउ कर देंगे अपने से, लाइक थ्रू देम टू पास। तो ये था आपका कुछ कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, राइट। तो इसमें इंसुलेटर में आपका एक और एग्जांपल आ सकता है, मान लीजिए एयर। ओके, एयर इज ऑल्सो वेरी वेरी बैड कंडक्टर। हम इसको बोल सकते हैं, इंसुलेटर भी कह सकते हैं, बट आई विल यूज द वर्ड बैड कंडक्टर। कंडक्ट करता है लेकिन काफी कम करता है, सो इट इज वेरी वेरी बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि ड्यूरिंग द विंटर्स आप जो है क्या पहनते हैं, स्वेटर्स पहनते हैं। ऑब्वियसली वुल जो है आप पहनते हैं, आपके स्वेटर्स वुल से बने हुए होते हैं, ओके, या आप रजाई ओढ़ते हैं, ब्लैंकेट्स ओढ़ते हैं। तो होता क्या है कि जब आप ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के ऊपर रखते हैं, इफ दिस इज अ ब्लैंकेट, ओके, तो जब आप ब्लैंकेट को अपनी बॉडी के ऊपर रखते हैं तो व्हाट रियली हैपेंस, आपकी बॉडी और यहाँ पे इफ यू हैव द बॉडी हियर, तो आपकी बॉडी और इस ब्लैंकेट के बीच में जो है एयर प्रेजेंट जो है वो यहाँ पे एयर ट्रैप हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि आपका जो वुल मटेरियल होता है उसमें कई गैप्स बने हुए होते हैं, स्पेसेस बनी हुई होती हैं, जिसमें जो है आपका ट्रैप हो जाता है। कौन ट्रैप हो जाता है? एयर ट्रैप हो जाती है। देयर इज अ ट्रैपिंग ऑफ एयर, एयर जो है उसमें ट्रैप हो जाएगी। अब क्योंकि एयर जो है उस इन स्पेसेस में, वुल के गैप्स में जो है ट्रैप हो जाती है, और एयर आपको पता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इस वजह से आपकी बॉडी की जो हीट है वो इजीली फ्लो आउट नहीं कर सकती आउट ऑफ योर स्वेटर विच आर मेड अप ऑफ वुलन। ऑब्वियसली वुलन स्वेटर से बाहर नहीं जाएगी बॉडी की हीट। आपने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है तो बॉडी की हीट जो है ब्लैंकेट से भी बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि उन गैप्स में, ब्लैंकेट या वुल मटेरियल से बनी हुई चीजों में एयर गैप्स होते हैं, जिस वजह से एयर बैड कंडक्टर होने की वजह से वो हीट को ट्रैप कर लेता है आपकी बॉडी का, और फ्लो नहीं करने देता हीट को आउट ऑफ योर बॉडी। तो इसी वजह से एयर इज अ योर बैड कंडक्टर। तो ये सबसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जो आप सिंपली देख सकते हो। आई थिंक आपको इजी पड़ेगा इस चीज से समझने में। तो ये था आज का टॉपिक जो कि आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। तो बिल्कुल से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक करें, और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक्स दे दिए हैं, टेलीग्राम लिंक एज वेल एज फेसबुक पेज का लिंक। तो डेफिनेटली जाके हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, एज वेल एज हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट करें। वहां पे आपको फर्दर वीडियोस भी मिल जाएंगे विच विल बी कमिंग इन द फ्यूचर, डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।